लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऐसी हो रही है, इस वक्फ बोर्ड के लिए जेपीसी का गठन करा गया था। विपक्षी सदस्यों ने इसके खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई, उन विपक्षी सदस्यों को मीटिंग से ही बाहर कर दिया गया। कितना बढ़िया लोकतंत्र निभाया ना, कितना बढ़िया लोकतांत्रिक तरीके से काम करा कि जो विपक्ष के सदस्य हैं जिन्होंने इस मसले पर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, असहमति जताई, उन्हें मीटिंग से ही बाहर कर दिया गया और उनकी किसी भी आपत्ति को शामिल नहीं करा गया, सारी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया और फिर कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से रखा गया है। आज आपके पास संख्या बल है तो उस संख्या बल का आप फायदा उठा रहे हैं। आपने व्हिप जारी करा के सारे सांसदों को उपस्थित रहना जरूरी है और उसका आप बेनिफिट उठा के आज आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र इसमें कहाँ है? लोकतंत्र की हत्या तो आपने पहले ही कर दी। जब आपने जेपीसी का गठन होने के बाद उसके जो सदस्य हैं उन लोगों की आपने सुनवाई ही नहीं करी, तो आपने लोकतंत्र का पालन कहाँ से करा? किसी के पास जमीन है तो अगर देश के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो आज अडानी साहब के पास सबसे ज्यादा दौलत है, वो भी आने वाले टाइम में देश के लिए परेशानी क्रिएट कर देंगे। अंबानी साहब के पास सबसे ज्यादा दौलत है, वही आने वाले टाइम में सबके लिए परेशानी क्रिएट कर देंगे। किसी के पास कुछ चीज सबसे ज्यादा होने का क्या मतलब हो गया कि वो चीज परेशानी क्रिएट करेगी? वक्फ बोर्ड के पास है तो वक्फ बोर्ड क्या कोई अकेला मेंबर है क्या? किसी अकेले की बपौती है? राज्यों के वक्फ बोर्ड है, उनमें मेंबर होते हैं, उन मेंबर की सहमति से आगे सारे फैसले लिए जाते हैं। नेशनल वक्फ बोर्ड है, उसमें सारे मेंबर हैं, सारे के सारे उसमें मेंबर बैठ के फैसला लेते हैं। कोई एक अकेले की बपौती थोड़ी है, लगातार मेंबर बदलते रहते हैं, नए मेंबर आते जाते हैं, पुराने जो हटते जाते हैं। ये एक सिस्टम होता है, प्रक्रिया चलती है। जैसे टाटा है, आज हमारी कंपनियां, टाटा जो है पूरा ट्रस्ट है, टाटा में किसी का भी कोई अपना वर्चस्व नहीं है कि पर्टिकुलर टाटा के परिवार से जाके कोई कह दे कि सारी संपत्ति मेरी है, नहीं, वो सारी संपत्ति ट्रस्ट की हो चुकी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दूसरा उदाहरण आपको दिखेगा अडानी और अंबानी की संपत्तियों में। अगर वो आज कहते हैं सारी संपत्ति मेरी है तो वास्तव में सारी संपत्ति उनकी है। अडानी आज अगर अमीर है सबसे बड़ा तो वास्तव में सारी संपत्ति उसकी है, अडानी की भी और अंबानी की, उनकी पर्सनल संपत्ति है। टाटा की संपत्ति कोई भी आज पर्सनल नहीं बची, वो सारी ट्रस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसी तरह वक्फ बोर्ड है, ट्रस्ट के तौर पर काम करता है, ट्रस्ट की जमीनें हैं, क्या परेशानी क्रिएट करेंगे? इसमें कोई परेशानी क्रिएट नहीं होने वाली। वक्फ के बारे में कहा जाता है कि जो भी जमीन का दावा कर देता है फिर उस पर कोई केस भी नहीं कर पाएगा, ये गलत है। ये सब झूठ दावे फैलाए गए हैं कि कोई भी वक्फ बोर्ड आएगा, वक्फ बोर्ड आके खड़ा हो जाएगा, आके बोलेगा ये जमीन मेरी है जी और अब आपको ये खाली करनी है और उसके खिलाफ वो कोई अपील नहीं कर सकता। तमाम न्यायालयों में लगातार इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, न्यायालयों में सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट का ऑप्शन जाने है, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। वक्फ बोर्ड को कोई इतना ताकतवर नहीं है कि वक्फ बोर्ड आएगा और किसी भी संपत्ति पे हाथ रख देगा और जमीन उसकी हो जाएगी। ऐसा अगर होता तो आज सारी की सारी सब जमीनें सारी आज वक्फ बोर्ड की होती, क्योंकि वक्फ बोर्ड आता, लाजपत राय मार्केट, अरे भाई करोड़ों की इसमें संपत्ति है, चलो वक्फ बोर्ड के मेंबर चलो हर दुकान पे हाथ रखो, 813 भी मेरी, 814 भी मेरी, 815 भी मेरी, सारी दुकानें मेरी होगी। लाजपत राय के बाद भगीरथ में जाते सारी दुकानें उनकी जाती, खारी बावली जाते सारी दुकानें उनके। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ फैलाया गया झूठ है। और आपको पता है फैलाया किनके लिए गया है? बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, जो पढ़ने में तो यकीन रखते नहीं, उनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उन्होंने पढ़ा, हाँ अच्छा ऐसा है, वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा लेगा, आके वो शुरू हो जाएंगे, वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा लेगा, हिंदू हो तुम्हारी जमीन कब्जा लेगा। आज तक कोई दिखाओ तो सही भाई, हम भी रह रहे हैं पुरानी दिल्ली में पिछले 50 साल से 60 साल से, आज तक कोई आया नहीं हमारे पास कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसकी जमीन है उसी की रजिस्ट्री हमारे नाम है, सब कुछ हमारे नाम है, सारी चीज़ हमारे पास है, तो ऐसे कोई आके कैसे दावा ठोक देगा सर? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। जब आप रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालने के लिए नहीं रोकते, जब आप नवरात्रों के 9 दिनों में मंदिरों के आसपास लगातार भीड़ होती है, रास्ते जाम होते हैं, उनको नहीं रोकते, जब आप कांवड़ यात्रा में 15 दिन तक लगातार 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक होता है, आप उसको नहीं रोकते, जब आप रात को जागरण करते हैं और पूरे सड़क पे टेंट लगा के बैठ जाते हैं, माता की चौकियां होती है, जागरण होते हैं, जब आप उनको नहीं रोकते तो भाई उनको क्यों रोका जा रहा है? 20 ही मिनट की तो नमाज होती है, 15 से 20 मिनट में सारी नमाज खत्म हो जाती है और आने में और जाने में वापस लोगों को कितनी देर लगी? मात्र 1 घंटा बस। सिर्फ 1 घंटे से आपको परेशानी हो गई, सिर्फ 1 घंटे से दिक्कत हो गई, तो दिक्कत आपको तब नहीं होती जब 3-3 साढ़े 3 घंटे VIP रूट लगा रहता है। मोदी जी या उपराष्ट्रपति हमारे या राष्ट्रपति महोदय हमारी जो है अगर बाय द वे सड़क रूट से जाती हैं तो पहले से पहले जो है ये वो लगा लिए जाते हैं सिक्योरिटी के, रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तब आपको परेशानी नहीं होती, तब तो आप आराम से खड़े रहते हैं, अरे भाई क्या करें VIP मूवमेंट है यार, अब रोड जाम है तो जाम है, हम क्या करें, तब आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन परेशानी आपको तभी होती है जब 20 मिनट के लिए सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है। तो साफ साफ आप 2 दर्जे का कानून चल रहा है देश में, मुसलमानों के लिए अलग और बाकी हिंदुओं के लिए अलग। समझ क्या लग रहा है नीतीश कुमार और नायडू का राजनीति किस तरह से देख रहे हैं? अगर ये बिल पास हो गया तो देखिए जी, बिल पास हो गया तो नीतीश जी तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। नीतीश जी के तो आपने देखी होंगी लगातार तमाम वीडियो आज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। लगातार उनका दिखाया जा रहा है, कभी वो राजकान वाली वीडियो वायरल होती है, कभी उनको महिला के कंधे पकड़ के घुमाने वाली वीडियो वायरल होती है, कभी उनको पुराने जो है विधानसभा के बयान जो उन्होंने महिलाओं के बारे में दिए गए थे उसकी चर्चा करी जाती है। तो नीतीश जी को तो अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में इन लोगों ने घोषित कर दिया है कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और आने वाला जो बिहार का चुनाव है एनडीए में, एनडीए के नाम से मोदी जी के फेस पे लड़ा जाएगा और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जो वहाँ पे हैं फिलहाल बीजेपी के, अब उनको लगातार प्रमोट करा जा रहा है। नीतीश जी की तो राजनीति इन लोगों ने खत्म कर दी। नीतीश जी ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया है अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, और एक पैर पे नहीं दोनों पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बाद उन्होंने अपनी गर्दन पे भी कुल्हाड़ी मार ली। आने वाले बिहार चुनावों के बाद नीतीश जी का कोई भी पार्टी का उनका
नामदेवा नहीं बचेगा। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नेता है जो एनडीए के बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमान वोट उनकी तरफ आ जाते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होगा क्या? जब वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़े होंगे तो कैसे आ जाएगा, बताइए। आज अगर वो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं नीतीश जी, तो मुसलमान उनको कैसे सपोर्ट कर देंगे? क्योंकि उनके आघात करा जा रहा है, उनके पर्सनल आइडेंटिटी पे आघात करा जा रहा है, उनके पर्सनल बोर्ड पे आघात करा जा रहा है। क्यों भाई? तो फिर और नीतीश जी उसका समर्थन कर रहे हैं एनडीए के साथ मिलके, तो मुसलमान कैसे उनके साथ आ जाएगा, किस हालात में आ जाएगा? रही बात नायडू साहब की, नायडू साहब की भी आने वाले साल 2 साल में उनकी भी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। पवन कल्याण है वहाँ पे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी से उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार पवन कल्याण को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहाँ भी आने वाले टाइम में नायडू साहब को भी खत्म कर दिया जाएगा। चिराग पासवान और जयंत चौधरी का किस तरह से? कुछ नहीं है, ये लोग तो थाली के बैंगन हैं, इधर घूमते हैं इधर घूमते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। जयंत चौधरी को जब लठ पड़ रहे थे तब तो वो बड़े बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन जयंत चौधरी के दादाजी को जो एक बार ही दे दिया गया, भारत रत्न से नवाज दिया गया, उन्हें मंत्रालय दे दिया गया, उनकी आवाज़ ही बंद हो गई। जयंत चौधरी साहब का बयान था ना, चवन्नी थोड़ी है जो पलट जाऊंगा, आज उन्होंने अपनी इज्जत चवन्नी लायक भी नहीं छोड़ी है। लगातार उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो सरकार लगातार देश विरोधी फैसले ले रही है, उसका समर्थन करने मिलेगा। देश विरोधी फैसलों से मेरा मतलब है, आपको एक और बता दूं, पंजाब में अडानी साहब को ग्रीन एनर्जी के नाम पे सोलर पार्क लगाने की इजाज़त दे दी गई है, और बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है सिर्फ वो पार्क, बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर के वो सैकड़ों एकड़ की ज़मीन में सोलर पार्क लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, जिनसे सोलर बिजली आएगी। अब वो जो है सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील इलाका है, बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी, और जबकि हमारे संविधान में साफ साफ वर्णित है बॉर्डर से 50 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए दे दिया गया। तो देश विरोधी कार्य नहीं है। अब पाकिस्तान से कोई भी आतंकवादी आएंगे, 10 किलोमीटर पार करेंगे, रात के अंधेरे में कभी भी जाके सोलर पैनल के नीचे छुप जाएंगे, कौन देख पाएगा उन्हें? ढूंढ पाओगे आप उन्हें? लाखों की तादाद में सोलर पैनल होंगे वहाँ। फिर देश के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर लिया ना, तो आज ये नीतीश और नायडू बाबू जो है, आज ये देश के लिए सबसे बड़े नासूर है, जो ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो सरकार लगातार देश के विरोधी फैसले ले रही है। ठीक है, धन्यवाद। पिछले काफी दिनों से ईद हो, कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे लगातार बने रह रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या है इसके पीछे? लगातार आग लगाई जा रही है सर, आग भड़काई जा रही है हर जगह, चुनाव में आग भड़काई जा रही है हर जगह, ताकि मुख्य मुद्दे जो हैं वो दबे रहें। हमारे देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है, राज्य सरकारों का मिला के और केंद्र सरकार का मिला के, उससे मुद्दा दबा रहे, बेरोजगारी का मुद्दा दबा रहे, भुखमरी का मुद्दा दबा रहे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मुद्दा दबा रहे, क्योंकि लोगों को इन चीज़ों में मजा नहीं आता। लोगों की भी आदत वही होती है, लोग जो है हमारे, उनको आदत क्या थी, अच्छे भले सीरियल आते थे, हास्य सीरियल आते थे, हम लोग आता था लोग, और इस तरह के बुनियाद आता था, इस तरह के बड़े अच्छे सीरियल आते थे, उनमें लोगों की इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन लोगों ने पसंद क्या करा, जो एकता कपूर के सीरियल आते थे जिनमें हमेशा षड्यंत्र दिखाते थे, सास बहू की लड़ाइयाँ दिखाते थे, उनको लोग बड़े चाव से देखते थे, कोई भी एपिसोड मिस नहीं करते थे। तो आज उन लोगों ने इसी चीज़ की नब्ज पकड़ ली है कि लोगों को जो असली मजा आता है वो हिंदू मुस्लिम में ही आता है। तो मुख्य मुद्दों से लोग डरे रहते हैं। मीडिया जो है वो भी लगातार इसी बात पर सवाल करता है। मीडिया कभी सवाल नहीं पूछता बेरोजगारी का सूचकांक क्यों बढ़ रहा है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, उन्होंने जो बदलाव किया, बेरोजगारी का नाम आकांक्षी युवा कर दिया। बिल्कुल आकांक्षी युवा रख दिया ना, नाम बदल दिया, समस्या खत्म, नाम बदल दिया, समस्या खत्म। बेरोजगारों का नाम आकांक्षी युवा रख दिया, अब खत्म कहानी। आप कोई उन्हें बेरोजगार कह ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो आकांक्षी युवा हो गए हैं। आकांक्षा किसी भी किस्म की हो सकती है, अब चाहे वो नौकरी पाने की आकांक्षा हो, चाहे वो शादी करने की आकांक्षा हो, या वो नौकरी में प्रमोशन पाने की आकांक्षा हो। नाम बदलने के अलावा सरकार के पास है क्या? कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए उपलब्धियों के तौर पर सरकार के पास कुछ नहीं है। इसलिए लगातार ढोल पीटे जाते हैं, लगातार बार हिंदू मुस्लिम आगे कर दिया जाता है। तमाम जनता उसमें उलझ के रह जाती है, चैनल उसमें उलझ के रह जाते हैं, डिबेट उसमें उलझ के रह जाती है, और लोगों का मुख्य मुद्दों से ध्यान हट जाता है। जब जियो लॉन्च हुआ था तभी आपको सबने आवाज़ उठाई थी कि BSNL के जो टावर हैं वो जियो को इस्तेमाल करने के लिए दे दिए गए थे, और उनसे कोई किराया नहीं वसूल करा गया, कोई उनसे मंथली नहीं लिया गया, कोई स्पेक्ट्रम चार्ज नहीं लिया गया किसी भी किस्म का। तो जाहिर सी बात है, CAG की रिपोर्ट आई है, अभी 2 दिन से रहेगी पटल पे, उसके बाद ये रिपोर्ट गायब कर दी जाएगी। और जिन्होंने ये रिपोर्ट आगे दी है, जिन अफसरों ने रिपोर्ट बनाई है, उन अफसरों के ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी पीछे 7.5 लाख करोड़ का जो है आयुष्मान घोटाला पकड़ा गया था, उसमें भी CAG की रिपोर्ट आई थी। उसके फौरन 1 हफ्ते के अंदर जो 7 अफसर जो थे CAG के, उनका सबका ट्रांसफर कर दिया गया था, इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट जाहिर कर दी थी। अब इसमें भी यही होगा, जिन्होंने ये रिपोर्ट जाहिर करी है, जो रिपोर्ट बना के लाए, उन सारे अफसरों का ट्रांसफर हो जाएगा, और जो घाटा हुआ है वो सरकार को हुआ है। अब ये स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं माना जाएगा, लेकिन जो 2G घोटाला, जो एक अनुमानित घोटाला था, जिसकी बाद में क्लियर हुई, कोर्ट ने भी बरी करा, हर चीज से बरी करा कि नहीं, सिर्फ ये अनुमानों पर आधारित घाटा था, और ऐसा वास्तव में कोई 2G घोटाला नहीं हुआ था। लेकिन उसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। लेकिन ये 17,500 करोड़
करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसके ऊपर कोई चैनल आवाज नहीं उठाएगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। डायरेक्ट नहीं गए तो आपको सब आप सीएजी रिपोर्ट आने के बाद इसमें इनडायरेक्ट बचा गया सर, डायरेक्ट है ये तो। बीएसएनएल जो है उसको कमजोर करा गया। बीएसएनएल के टावर कभी इतने मजबूत हुआ करते थे, हम 2012 में मनाली घूमने गए थे, सारी कंपनियों के टावर जो है वहाँ पे बंद हो गए थे, सिर्फ एक अकेला बीएसएनएल था जिसके सिग्नल आ रहे थे और बहुत बढ़िया आ रहे थे, फर्स्ट क्लास आ रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा भाई बीएसएनएल आज वास्तव में बहुत टॉप पे है। और जैसी धीरे धीरे आने वाले टाइम में बीएसएनएल की जो मिट्टी पलीद इन लोगों ने करी है, बीएसएनएल का स्पेक्ट्रम खत्म कर दिया, बीएसएनएल का नेट नहीं चलता, बीएसएनएल के सिस्टम खत्म कर दिए, बीएसएनएल के रिचार्ज नहीं मिलते, जियो को प्रमोट करने के लिए सारी कंपनियों को खत्म कर दिया है। आज 2014 से पहले आपको पता है देश में कम से कम 1 दर्जन कंपनियां थी जो सर्वाइव करती थी मोबाइल के क्षेत्र में। टाटा इंडिकॉम थी, जियो थी, वर्जिन थी, रिलायंस थी, और उसके बाद आइडिया अलग से था, हच अलग से था, एयरटेल था और एयरसेल था। उसके बाद वहाँ पे एक साउथ में चलते थे, आइडिया के साथ कोलैबोरेशन था उनका, करीब करीब 1 दर्जन से ऊपर कंपनियां थी। वर्जिन, काफ़ी सारी कंपनियां लगातार काम करती थी, इतना ज़बरदस्त कंपटीशन का माहौल था कि कस्टमर को हर जगह फ़ायदा मिलता था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने सारा का सारा खत्म करके मात्र 3 कंपनी के बाद छोड़ा, उसमें भी सारे के सारे फायदे जियो को पहुंचाए जाते हैं।